हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए है। इस वीडियो में हम एसएसटी के कुछ पेडागॉजी वाले क्वेश्चन कराएंगे। कंटेंट और पेडागॉजी इसमें दोनों मिलेंगे आप लोगों को, तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। आइए चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब चलिए देखिएगा, इसमें पहला वाला क्वेश्चन देखिए कि जल प्रशोधन संयंत्र को बढ़ाने के लिए तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा। अब देखिएगा कि जल प्रशोधन संयंत्र पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें देखिएगा ऑप्शन में दिया गया है कि जल वाला टॉपिक पढ़ाने के लिए तो सबसे उपयुक्त क्या होगा, सबसे सही तरीका क्या होगा। तो आइए देखिएगा कि जल संयंत्र को पढ़ाने के लिए तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त जो है तो कौन सा विकल्प होगा। तो पहला वाला ऑप्शन है कि मनुष्य के लिए जल की महत्ता पर चर्चा करना, यानी जल संयंत्र को पढ़ाने के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त होगा तो वो होगा कि मनुष्य के लिए जल की महत्ता का चर्चा करना, यानी मनुष्य के लिए जल कितना महत्वपूर्ण है तो उस पर हम चर्चा करेंगे। या फिर अगला वाला देखिएगा, बी वाला ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों को प्रशोधन संयंत्र पर क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जाना। या फिर सी है कि इस प्रकरण पर शिक्षार्थियों को परियोजना देना। तथा डी वाला ऑप्शन दिया गया है कि इस प्रकरण पर विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान देने का प्रबंध करना। तो देखिए कि जल संयंत्र को पढ़ाने के लिए तो जो सबसे उपयुक्त विकल्प होगा तो यही होगा कि शिक्षार्थियों को प्रशोधन संयंत्र पर क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे उपयुक्त विकल्प तो यही होगा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि भारत में जेंडर समानता प्रकरण पर पाठ योजना तैयार करते समय आपका पहला चरण क्या होगा। जेंडर समानता यानी लड़के और लड़कियों में समानता, तो ये प्रकरण तैयार करते समय, ये प्रकरण जो है आपकी पाठ योजना का एक प्रकरण है, तो उसको तैयार करते समय आपका पहला चरण जो होगा तो वो क्या होगा। तो आइए देखिए, पहले वाले ऑप्शन में देखिएगा कि जेंडर विसंगतियों की हानियों की सूची तैयार करना, या सेकेंड है यानी बी है कि उद्देश्य की रूपरेखा बनाना, या फिर अनुमानित परिणामों की सूची तैयार करना, या डी है कि नपुंसकों की गंभीर स्थिति के बारे में सोचना। तो देखिए कि इसमें जेंडर समानता पूछा गया है कि भारत में जेंडर समानता प्रकरण पर पाठ योजना तैयार करते समय तो आपका पहला चरण पूछा गया है कि क्या होगा। तो देखिए कि भारत में जेंडर समानता प्रकरण तैयार करते समय तो पहला चरण हमारा यही होगा, उद्देश्य की रूपरेखा बनाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहला चरण जो होगा तो हमें उद्देश्य की रूपरेखा बनाना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसके लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जा सकता है। तो पहला है कि कोई भी शिक्षार्थी जो सामान्य कक्षीय पद्धतियों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, यानी उपचारात्मक शिक्षण जो है तो ऐसे शिक्षार्थियों के लिए किया जा सकता है कि जो सामान्य कक्षीय पद्धतियों के प्रति जो है वो प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, यानी अपनी कोई राय नहीं देता, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता, तो ऐसे शिक्षार्थियों के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जा सकता है। या फिर निर्धन परिवारों के बच्चों के लिए, या सी है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए, या फिर डी है कि निर्योग्य बच्चों के लिए। तो देखिएगा कि जो है उपचारात्मक शिक्षण, यानी उपचारात्मक शिक्षण तो कैसे बच्चों के लिए किया जा सकता है। तो देखिए कि उपचारात्मक शिक्षण जो है तो कोई भी शिक्षार्थी जो सामान्य कक्षीय पद्धतियों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, यानी उसके लिए किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस उपागम को एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है। तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि घटनाक्रम को, या फिर ग्राफ को, या फिर चार्ट को, या अगला है कि कहानी बोर्ड को। तो देखिएगा कि इसमें पूछा गया है कि किस उपागम को जो है तो एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है, यानी ऐसा कौन सा उपागम है। तो आइए देखिएगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा कि घटनाक्रम होगा, या फिर ग्राफ होगा, या फिर चार्ट होगा, या कहानी बोर्ड होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि कहानी बोर्ड होगा। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को, तो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को क्या करना चाहिए। तो ए वाला ऑप्शन है कि सामाजिक मुद्दों और उनके समाधान की व्यापक जानकारी देनी चाहिए, यानी सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को तो सामाजिक मुद्दों और उनके समाधान की व्यापक जानकारी देनी चाहिए। या बी है कि केवल सामाजिक यथार्थ के मुद्दों पर अधिक ध्यान देना चाहिए और शोध के वैज्ञानिक तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके बाद सी है कि विद्यार्थियों के इतिहास, भूगोल और भारत की राजनीति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य तथा इनमें अंतर संबंध रखने चाहिए। या फिर डी है कि सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। तो देखिएगा कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को, तो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को ये करना चाहिए कि सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सकेंगे। अब देखिएगा प्रकरण है मौसम और जलवायु, तो मौसम और जलवायु की संकल्पना को पढ़ाते समय तो सबसे उपयुक्त गतिविधि पूछा गया है कि कौन सी होगी जिसमें विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सकेंगे। तो आइए देखिएगा सबसे उपयुक्त कौन सा होगा। तो पहला वाला है कि मौसम के तत्वों पर आधारित शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्य पत्रक यानी वर्कशीट को हल कराना। या देखिएगा कि मौसम और जलवायु प्रकरण पढ़ाते समय तो देखिएगा इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त गतिविधि जो है तो कौन सी होगी जिसमें सभी विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सकेंगे। तो आइए देखिए सेकंड वाला है कि समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना। या फिर सी है कि उन्हें मौसम के तत्वों के प्रतीक संकेत का चित्र बनाने के लिए कहना। या डी है कि नोटबुक में मौसम से जुड़े प्रश्नों के उत्तर देना। तो देखिएगा कि मौसम और जलवायु प्रकरण पढ़ाते समय तो सबसे उपयुक्त गतिविधि ये होगी कि जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सकेंगे। तो ये सबसे उपयुक्त विधि होगी कि समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना। तो सबसे उपयुक्त विधि जो होगी विद्यार्थियों के लिए मौसम और जलवायु संकल्पना पढ़ाते समय तो यही होगी कि समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करेंगे और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए। अब देखिए पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि सामाजिक समानता पढ़ाते समय तो शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम जो है तो वो क्या होना चाहिए। तो पहला है कि संकल्पना को व्याख्यायित करना जैसा पाठ्य पुस्तक में वर्णन किया गया है। या फिर सामाजिक समानता से जुड़ी पाठ्य सामग्रियों की समीक्षा के लिए विद्यार्थियों को परियोजना कार्य देना। या अगला वाला देखिएगा सी है कि समुदायों से अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। या डी है कि अस्पृश्यता के व्यवहार की विस्तार से व्याख्या करना। तो देखिएगा कि सामाजिक समानता पढ़ाते हुए तो शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम पूछा गया है। तो सामाजिक समानता पढ़ाते समय शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम ये होगा कि समुदायों से अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि समाज विज्ञानों के नियामक मानदंड संबंधी आयाम तो निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं। तो देखिए कि समाज विज्ञानों के नियामक मानदंड संबंधी आयाम पूछा गया है। तो निम्नलिखित आयामों में से जो है तो वो किसे शामिल करते हैं। तो प्रासंगिकता को शामिल करते हैं, या फिर देखिएगा समानता को, या सी है उपयोगिता को, या फिर अकाट्यता को। तो देखिएगा
कि समाज विज्ञानों यानी सामाजिक विज्ञानों के नियामक मानदंड संबंधी आयाम, तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित आयामों में से तो किसे शामिल करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि प्रासंगिकता को, यानी प्रासंगिकता को शामिल करते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि समाज विज्ञान यानी सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि। तो देखिएगा कि सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु का उद्देश्य जो है तो वो क्या होना चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन है कि छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाया जाए, यानी सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु का उद्देश्य यही होना चाहिए कि छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित कराया जाए, या फिर छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। या देखिएगा अगला है कि छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए, या डी वाला ऑप्शन है कि विकसित देशों के बारे में जानकारी दी जाए। तो देखिएगा कि सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य इसमें पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य जो है तो वो क्या होना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य यही होना चाहिए कि छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए। तो आइए देखिएगा कि हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में तो पाठ्य पुस्तकें जो है तो वो कैसी होनी चाहिए। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि वे बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए सरकार के दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करें, या फिर वे विवादित मुद्दों से दूर रहें, या अगला है कि सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो। या देखिएगा डी है कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तकें हों। तो देखिए इसमें कि हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में तो पाठ्य पुस्तकें पूछा गया है कि इस प्रकार की होनी चाहिए कि। तो आइए देखिएगा कि पाठ्य पुस्तकें जो हैं तो वो कैसी होनी चाहिए। तो पहला वाला है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।